नमस्कार दोस्तों, ये समाधान में आपका स्वागत है। हमारे पास में 346 FW ये 4 मार्च में फिजिक्स का पेपर आया। इसका मात्रक क्या होता है? तो अगर हम देखें, लॉरेंस बल है IBL sin थीटा होता है, IBL sin थीटा। अगर हम इससे मान निकालने मात्रक देखेंगे, जो B का मात्रक हमारे पास बनेगा बनता है ये है F का मात्रक हो गया हमारे पास में न्यूटन, I का मात्रक हो गया एम्पियर और लंबाई का मात्रक हो गया है मीटर। न्यूटन पर आते हैं तो R1 बटे R2 जो होता है वो हम देखते हैं A1 बटे A2 की पावर 1/3। 9 या 27, तो ये 3 का वर्ग घनमूल हो गया और ये हो गया 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 125 का घनमूल हो गया। तो यहां से हम क्या देखते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरीके से ये R2 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये R2 हमारे 60, तो 6 फर्मी इसका आंसर हो जाएगा। इनकी जो प्रकाश विद्युत समीकरण होती है H न्यू जो होती है वो EK और W, यानी फोटॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो कार्यफलन में और बाकी उसे गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। यानी इसका मतलब ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो हम इसमें लगाएंगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत इस पर आधारित। VO का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL अंतर VC का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि यदि हम इस पर एक किरण डालें तो किरण को ये बाहर की ओर मोड़ेगा, लेकिन क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक बाहर जो माध्यम N1 है वो ज्यादा है और इसका अपवर्तनांक N2 कम है, तो इसका माध्यम है अवतल लेंस का वो उलट जाएगा और ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, यानी ये किरणों को बाहर की ओर ना मोड़ करके नीचे की ओर मोड़ेगा। यानी आपके पास इनके लिए हम लगाएंगे 2 घन है, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा रो L अपॉन A, यानी रो L अपॉन, क्योंकि घन है तो क्षेत्रफल हो जाएगा L स्क्वायर। इसी तरीके से स्क्वायर भाग कर देंगे दोनों को, 3/1 इसका आंसर आ जाएगा। डेल्टा I जो होता है वो 0 प्लस ये इससे संधि से दूर जा रही है तो इसे हम लेंगे -10 एम्पियर, ये संधि की ओर आ रही है +3 एम्पियर और ये संधि से दूर जा रही है तो इसे -3 एम्पियर इज इक्वल टू 0। 3A से 3A खत्म हो गया, 3A से 3A खत्म हो गया हमारे पास में, -10 और +6, -4 बची इज इक्वल टू 0 या I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। क्योंकि प्लस की है इसका मतलब ये है कि ये धारा जो है इस संधि से संधि की ओर आ रही है। कुछ बच्चों को बहुत भ्रम पैदा हुआ है, वो लेंस का नियम पढ़ रहे हैं जबकि ये लेंज का नियम है। अगर आप इंग्लिश में देखें इसे तो आपको लेंज का नियम ही दिखाई देगा, देखने को मिला है। अवक्षय परत इसका मतलब R बराबर 30 डिग्री होते हैं। सेक्शन सी में आप सवालों को देखेंगे, ठोसों की ऊर्जा बैंड की व्याख्या है, रदरफोर्ड के एल्फर प्रकीर्ण प्रयोग है जो दोनों आपको मिले हैं। अगले सवाल की हम चर्चा करते हैं। ये कहता है कि जो प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है वो न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बराबर है। तो ठंडा का जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है गतिज ऊर्जा के पदों में जो सूत्र है वो है mk, p है तो इसके लिए p लगा देते हैं और h अपॉन 2mn k। अगर हम भाग कर दें √mn अपॉन mp कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर kp को ले जाएंगे √kp बटे kn। द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सदैव ज्यादा होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। तो ये है कि जो kp की जो ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी kn से अनुसार, क्योंकि ऊष्मा ह्रास दोनों में समान है, Q1 बराबर Q2, दोनों में ऊष्मा ह्रास हमने समान जाएगा। I स्क्वायर R1 इंटू टी इज इक्वल टू I डैश स्क्वायर R2 इंटू टी। वर्गमूल कर देंगे दोनों तरफ का, जब वर्गमूल करेंगे
तो कितना आ गया, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा ई, R1 का मान है 4 ओम प्लस स्मॉल r इंटू 2, और ये हो जाएगा ई, R2 का मान है 9 प्लस स्मॉल r इंटू 3। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इक्वल टू 6। इनके जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा जो है वो समान है, प्रश्न में ये दे रहा है तो प्रश्नानुसार मान के बराबर है, यानी Q1 अपॉन 4 पाई R1 का जो स्क्वायर है, इस प्रमाण प्राप्त हो जाएगा Q1 बटे Q2 इज इक्वल टू R स्क्वायर बटे कैपिटल R का स्क्वायर। ये मान हमें सपोज करिए समीकरण 1 जो है उसे भाग कर दिया तो Q अपॉन Q1 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1 प्लस Q2 बटे Q1, ठीक। ये Q अपॉन Q1 की वैल्यू आ गई, यहां से Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी Q R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक। समीकरण नंबर ए मान लेते हैं। इस तरीके से हम Q2 का भी, इसी प्रकार हम Q2 का भी मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक। V1 निकालेंगे, V1 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन कैपिटल स्मॉल r1। तो Q1 का मान कितना हो गया, मान भरेंगे, ये आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मान आ जाएगा Q1 का QR स्क्वायर बटे R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर और बटे R1। ये इसी तरीके से V2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, 1 अपॉन 4 पाई, इसी तरीके से दोनों को जोड़ देंगे तो इनका उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा। चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो क्या होती हैं, और इनके दो विलक्षण, यानी इनके कोई भी आप दो गुण बताइए। पायो-सैवर्ट का नियम आपको तैयार करना है, और कुंडली के कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसा कि आपको देखने में गया है, देहली आवर्ती है, पहली चीज देहली आवर्ती पूछी गई है। ये ग्राफ को काट रहा है 3 पर, तो मान हो जाएगा 3, और मात्रक आप देख पा रहे हैं 10 की पावर 14 दिया हुआ है, 10 की पावर 14 हट, ये है 2, और यहां से आप देख पा रहे हैं मात्रक 2 गुना 10 की पावर माइनस के 19 जूल इसका। ये जो प्लांक नियतांक होता है ये इसके प्रवणता के बराबर होता है, ढाल के बराबर होता है, मान लिखा है, ठीक। तो इस त्रिभुज का लंब जो हो गया ये आ गया 2 गुना 10 की पावर माइनस के 19, और इसका जो आधार हो गया है त्रिभुज का ये हो गया है 3 गुना 10 की पावर 14। मान प्रकार देखिए E0 का जो मान होता है वो होता है NBA ओमेगा। आसान तरीके डिफरेंशियल मेथड से ये 5 पाई आ गया, N का मान नहीं पता, B का मान नहीं पता, A का मान नहीं पता, और ओमेगा का मान आ गया 100 पाई। देखिए अनुन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र है N फाई इज इक्वल टू M I से N B का जो सूत्र, फाई का जो सूत्र है, फाई जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स होता है, और इसका सूत्र होता है BA cos थीटा इज इक्वल टू M इंटू I। देखिए अधिकतम मान के लिए तो वैल्यू भर देंगे, NBA इज इक्वल टू MI0। NBA का मान हमने भी निकाला है, ये आ गया 20, और I0 का मान हमें प्राप्त हुआ है 10 mg, या फिर आप कह सकते हैं 5 गुना 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी। इस क्वेश्चन है हमारे पास में कि आवर्धन जो दिया है वो 4 आवर्धन दिया है, यानी V अपॉन U का मान हमारे पास 4 आ गया। यहाँ से हम V का मान निकालेंगे, 4U के बराबर आ जाएगा। इस समय ये पहली स्थिति है, तो 1 अपॉन F का हमने मान निकाला, 1 अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। 1 अपॉन V की वैल्यू है 4U, और 1 अपॉन U की जगह U रख देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। इसे समीकरण नंबर 1 कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि इसे 3 सेंटीमीटर दूर और ले जाएं, यानी जो वस्तु की दूरी है वो U प्लस 3 कर दें, तो सीधी सी बात है प्रतिबिंब की दूरी भी चेंज हो जाएगी। तो वस्तु की दूरी हो गई U प्लस 3, और प्रतिबिंब की दूरी हम मान लेते हैं B डैश। तो ये कह रहा है कि अब आवर्धन बदल करके ये 3 हो जाएगा आवर्धन, ठीक। तो हमने क्या करा, हमने B डैश का मान निकाल लिया, और दोबारा से 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U लगाया। तो इसमें
V डैश का मान हमारे पास कितना आ गया, ये मान है 3 इंटू यू प्लस 3 और u का मान है ये, सोल्व कर लिया, ये आ गया। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों तरफ 1/f है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, दोनों साइडों को बराबर रख करके हम u का मान निकाल लेंगे, ये हमारे पास 45 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब हम समीकरण 1 से 1/f बराबर 5/4 इंटू u का मान है 45, वैल्यू भरेंगे 1/36, f बराबर 36 सेंटीमीटर हमें यहां से मिल गया। ठीक, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इसकी वक्रता। ये हमारे पास इसका एक सवाल था। ठीक, अगला के है पर। ठीक, तो इसने कहा है ये 3 तार दिए हुए हैं, 2 तार 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, जिसमें एक में 10 एम्पीयर की धारा है और दूसरे में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इनके बीच में एक तार ही रख दिया जाता है जिसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये दोनों से 10-10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। तो हम देखते हैं पहले तार ए के कारण तार सी पर कितना बल लग रहा है, तो ये बल निकलेगा 2 × 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R से निकाल लेंगे इस बल को इंटू L। ठीक, यानी एम्पीयर का जो नियम है उससे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच जो बल आपको बताया गया था उस पर इतना न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि F2 वाला बल ज्यादा है इसलिए दाईं ओर को बल आ जाएगा। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का देखने को मिलता है जो कि 500, तो 500 फेरे होंगे, द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी वो 500 फेरे होंगे। ठीक, सेकंड पार्ट इसमें ये पूछ रहा है कि निर्गत शक्ति कितनी होगी। देखिए जो ईटा का मान होता है, जो दक्षता होती है, वो होती है निर्गत शक्ति अपॉन निवेशी शक्ति इंटू 100। इससे ये सोल्व करते हैं। ये दे रखा है 90%, 90 निर्गत शक्ति इसने दी हुई है 8 किलोवाट, निवेशी शक्ति हमें निकालनी है, निवेशी शक्ति हमें कैलकुलेट करनी है, और ये आ गया हमारा, ये निवेशी शक्ति ये है 0.05 एम्पियर और पूर्ण स्केल पर धारा है 5 एम्पियर, तो हमें कैलकुलेट कर लेंगे इसे, जो भी आएगा इसमें भी हम उसे हम लिख देंगे। बात करते हैं, क्योंकि ये लंबाई पूछ रहा है, हमें अच्छी तरह पता है कि प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। रो एल हमें निकालना है और ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा, ये 250 बटे 4.95 ही अभी में इसे लिखा 6, ये इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो कैलकुलेट, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके 272 मीटर इसका हम आंसर प्राप्त हो जाएगा। इससे देखिए सेक्शन ई में इसने पीएन संधि डायोड की अगर अभिनति को समझाइए और अगर वह वोल्टेज के बीच नी वोल्टेज, देखिए नी वोल्टेज जहां पर ये धारा अचानक बढ़नी शुरू हो जाती है इसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं। नी वोल्टेज होती है, भंजन हो जाता है, इस वोल्टेज को हम भंजन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2πr इस तरफ रख लेंगे जो कि परिधि है और इसे ले जाएंगे उधर, तो n इंटू एच अपॉन एम वी। ठीक, 2πr परिधि हो गई, जैसा कि आप जानते हैं 2πr परिधि हो गई, ये बन गया n, और h अपॉन एम वी ये डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र है, तो इसे बनाते हैं लैम्ब्डा। तो ये हम अब दो से होकर के नहीं कहा उसने, सीधा n1 से 3% को निकाला। क्वेश्चन नंबर 7 का है जो दिया हुआ है, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान जो है वो 16 AMU है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.00055, प्रोटॉन का द्रव्यमान 11 और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 3। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो हम पहले नाभिक का द्रव्यमान निकाल देते हैं, तो 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान हो गया 8 गुना इंटू प्रोटॉनों का द्रव्यमान, ये हमारे पास कैलकुलेट करके इतना, और इसी तरीके से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लिया 8 गुना इंटू न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कैलकुलेट करके याद, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल नाभिक का द्रव्यमान आ रहा है। ठीक, लेकिन बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 16 है, लेकिन ऑक्सीजन परमाणु में जो होते हैं, ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो अगर हमें ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान निकालना है तो हमें उसमें से उसके 8 इलेक्ट्रॉनों को घटाना होगा। हमने क्या करा, ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान निकालने के लिए ऑक्सीजन के द्रव्यमान में से 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटा दिया
और घटा करके 16 में से 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है इतना है, इसे 8 से गुणा करिए तो इतना है। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास इतना निकल करके 15.9956 AMU इसका मान निकल करके आ गया है, जो ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान शक्ति कितनी हुई है? न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान है, न्यूक्लियन का द्रव्यमान हमें प्राप्त हुआ है 16.132600। इसमें से हमने नाभिक का द्रव्यमान घटा दिया, ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान है 15.9956, घटा करके 0.1370 AMU आ गया। इस द्रव्यमान शक्ति को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी एक AMU में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, उससे गुणा कर देते हैं तो ये मान निकल कर आ गया। ये इसकी बंधन ऊर्जा निकल कर आ गई। लेकिन हमसे पूछ रहा है वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, तो आप इसे न्यूक्लियनों की संख्या यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और 8 16 है, 16 से आप भाग कर देंगे तो आपके पास ये निकल करके सामने आ जाएगा। FO की FO बराबर होता है 5 गुना Fe, तो 5 गुना 6 30 सेंटीमीटर, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी C प्लस 2C यानी 3C, इसकी हमारे पास कुल धारिता आ जाएगी। सेकंड चीज में ये पूछ रहा हूं, हम क्या करेंगे, इसके बीच K परावैद्युतांक भर देंगे और K परावैद्युतांक भरने के बाद क्या करेंगे, इसकी कुल धारिता कितनी हो जाएगी, ये K गुना हो जाएगी धारिता, तो KC और ये हो जाएगा 2C, दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ करके ये आ गया। क्योंकि विभवांतर बदल जाएगा तो हमने विभवांतर को V डैश मान लिया, बाद का विभवांतर। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप देख रहे हैं क्योंकि आवेश कभी भी नहीं बदलता, जितना आवेश देती है बैटरी उतना ही रहता है, तो समीकरण 1 में 2 को जब हम बराबर रखेंगे तो V डैश हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 3V अपॉन K प्लस 2, ये हमारे पास अंतिम विभवांतर आ गया। और थर्ड इसमें पार्ट दे रखा है, स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है 1/2 CV स्क्वायर से आप इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, V डैश स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/2 और C डबल डैश का मान कितना है, C डबल डैश है K प्लस 2, K V डैश का है स्क्वायर, तो V डैश का स्क्वायर 9V स्क्वायर बटे K प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये दे रखा वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, और गॉस की प्रमेय की सहायता से इसी गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो ये आपका पेपर था, आप हमारी वीडियोस पर जाकर देखिएगा कि मोस्टली सवाल 1-2 सवाल है जो नहीं बताए, जैसे गोलीय कोश वाला नहीं बता रखा था, बाकी आपको मैक्सिमम पेपर मिलेगा। अगर हम अथवा की बात करें तो आपको 70 के 70 नंबर का पेपर आपको हमारी वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।